जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप सबका फिर से स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे। बेटा, जैसे कि आप सब जानते हैं, हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री कवर कर रहे हैं इस वक्त, जिसमें हमने सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ा था। देन वी हैव स्टडीड वैदिक एज, और उसका बेटा हम लोग सबसे बड़े साम्राज्य की, जो भारत देश का सबसे पहला साम्राज्य था, मौर्यन एम्पायर, उसकी बात कर। बेटा, लास्ट लेक्चर में कल हमने मौर्यन साम्राज्य को बहुत अच्छे से समझा था, कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने इस साम्राज्य की स्थापना की, फिर बिंदुसार ने उसको साउथवर्ड एक्सपेंड करने की कोशिश किया, एंड देन केम आवर हीरो द अशोका जिन्होंने इस साम्राज्य को पैन इंडिया बना के और अफगानिस्तान तक पूरा फैलाया था। लेकिन बेटा, एक चीज जो हम लोगों ने कल डिस्कस नहीं की थी, दैट वाज कि इतने बड़े साम्राज्य को इतने बेहतर और एफिशिएंट तरीके से 150 सालों तक सस्टेन रखने के पीछे क्या राज था। तो बेटा, वो राज था एडमिनिस्ट्रेशन का। वो जो बात आपको पढ़नी चाहिए और हम सबको समझनी चाहिए कि उस वक्त का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जस्ट अ वेट बेटा, जो उस वक्त का एडमिनिस्ट्रेशन था वो सबसे मेन चीज थी इस राज्य को इतना एफिशिएंटली रन करने के लिए। हमने सबने बात की थी चाणक्य के बारे में और चाणक्य के अर्थशास्त्र के बारे में। आई गेस बेटा दिस कलर विल बी विजिबल टू यू। तो चाणक्य ने जो किताब लिखी थी अर्थशास्त्र, उस किताब की वजह से, उस किताब में जो सोर्सेस मिलते हैं उससे हमें पता लगता है कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन रन होना चाहिए। आप एक बार को ये बात समझ सकते हैं बेटा, आप यहाँ पर देखिए, जैसे ये मॉडर्न डे इंडिया का मैप अगर आप देखेंगे तो इसमें ऐसे आउटलाइन हो रखा है यहाँ पर, दिस इज आवर मॉडर्न इंडिया, राइट बेटा। इतना बड़ा हमारा आज का इंडिया है, जिसको गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्टर करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब इस देश का कामकाज और देखभाल करने के लिए इस देश की बहुत ही बड़ा और सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स एक गवर्नमेंट मशीनरी काम करती है। लेकिन उस वक्त का जो साम्राज्य था बेटा, आप देख सकते हैं साउथ में स्वर्ण नगरी तक, और ईस्ट में आप कौशली से लेकर ये पूरा इंडिया और अफगानिस्तान तक बेटा ये पूरा साम्राज्य फैला हुआ था, है ना। तक्षशिला वाज द वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट। इस पूरे रीजन को बेटा एडमिनिस्टर करते थे मौर्यन एम्पायर। अब इतने बड़े साम्राज्य को कैसे मैनेज किया था, आज ये चैप्टर इसी बारे में है। कि काफी सारे एग्जाम्स में ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। काफी सारे वर्ड्स पूछे आते हैं कि गोपा क्या होते हैं और ये स्थानिकास क्या होते हैं, अमात्यास किसे कहते हैं। तो ये सब चीजें आपको आज जानने को मिलेगी इस लेक्चर में कि किस तरीके से मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन रन होता था और कितना एफिशिएंट था, और क्या इसकी लेगेसी है। क्या आज भी हमारे जो प्रेजेंट डे में गवर्नेंस की बात है वो भी बिल्कुल बेटा कहीं ना कहीं काफी ज्यादा सिमिलर है मॉडर्न एम्पायर। बेटा, एक बात मैं आपसे करना चाहूंगा जो कि मॉडर्न हिस्ट्री की है। व्हेन वी विल डिस्कस मॉडर्न हिस्ट्री, तो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स के मन में एक बात आती है, और वो ये कहते हैं कि जो इंडियंस हैं वो अनसिविलाइज्ड हैं। जो इंडियंस हैं उनके पास अपना खुद का एक एफिशिएंट गवर्नेंस सिस्टम नहीं है। आज जो प्रेजेंट डे गवर्नेंस है, लोग कहते हैं मॉडर्न यूरोप से आया है या यूरोपियंस ने हमें सिखाया है और हम तब एडमिनिस्टर कर पाए। लेकिन बेटा, मैं आपको बताना चाहूंगा ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि आज से कितने हजार साल पहले, आप देखिए बेटा, लगभग 2800 साल पुरानी बात है। उस टाइम पे भी, मॉरियंस के टाइम पे भी इतना एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हमारा था। आइए देखते हैं इस बात को। तो क्या क्या था, किस तरीके से इतना बड़े पैन इंडिया एम्पायर पे साम्राज्य को मैनेज करते थे, किस तरीके से, और कितना एफिशिएंट था। बेटा, ऐसे हमें हिस्ट्री में सिर्फ 2-3 इंस्टेंसेस मिलेंगे। एक जब आगे हम मुगल एरा पढ़ेंगे मिडिवल में, और तब अकबर का एडमिनिस्ट्रेशन या मुगल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, क्योंकि दैट वाज आल्सो अ पैन इंडिया एम्पायर। तो ये 2 ही बार ऐसा हमें देखने को मिलता है। जैसा कि आप कह सकते हैं, दिस इज 321 टू 185 बीसी, ऑलमोस्ट 150 इयर्स का साम्राज्य है। ठीक है, आप यहां पर देख सकते हैं। सो हियर इट इज बिल्डिंग एन एम्पायर फ्रॉम द ग्राउंड अप, स्क्रैच से बेटा बिल्कुल ये साम्राज्य बना था। इसको चंद्रगुप्त मौर्य ने एस्टैब्लिश किया था विद द हेल्प ऑफ चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त बोलते हैं बेटा। और आप देख सकते हैं कि ये सेंट्रलाइज्ड रूल सिस्टम था। तो था क्या बेटा उस वक्त में, आप थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करिए, आपको समझ में आएगा कि जैसे आज, थोड़ा सा पहले आपको आज का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बताता हूँ ताकि आप इस चीज को काफी अच्छे से रिलेट कर पाए। बेटा, आज आप सब जानते हैं, हालांकि ये चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे या सिविक्स पढ़ेंगे, गवर्नेंस सिस्टम पढ़ेंगे, तब हम ये बातें करेंगे डिटेल में। लेकिन मैं मान के चलूं कि आपने कभी बेसिक लेवल पे स्कूल में पढ़ा होगा कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके अंदर में स्टेट गवर्नमेंट आती है बेटा। दिस इज द वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट
और फिर 1992 के ऑनवर्ड से बेटा हमको लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी देखने को मिलती है। बिल्कुल बेटा ये वही है जो गांव के लिए बेटा पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं और जो शहर के लिए म्युनिसिपैलिटीज हैं या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का पार्ट है। तो बेटा जैसे आज देखो ये हमने पूरे देश को सही सुचारू रूप से गवर्नेंस के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए हायरार्की में बांट रखा है। इतना ही अच्छा कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल सिस्टम हमको मॉडर्न टाइम पे देखने मिलता है, जहां पर सेंट्रल लेवल की बात करें तो एक तरीके से किंग रूल करते हैं खुद, और किंग को असिस्ट करता है पूरा मंत्री परिषद। आपने वर्ड सुना है मंत्री परिषद? आज भी एग्जैक्टली बेटा उस वक्त भी मंत्री परिषद था जो कि किंग को असिस्ट करता था। किंग वाज लाइक अ सुप्रीम अथॉरिटी, एब्सोल्यूट मोनार्क थे। एब्सोल्यूट मतलब संपूर्ण सारी ताकत इनके पास थी। इनके पास सारे बड़े फैसले, युद्ध होगा नहीं करना है या क्या सजा देनी है या टैक्स का सिस्टम क्या होगा, मतलब जैसे आज जुडिशरी, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, यूनियन लेवल पे पूरी पावर कंबाइनली किंग के साथ असिस्ट करती थी, डिसाइड करती थी। उसके बाद में बेटा स्टेट लेवल तो नहीं था, जैसे आज स्टेट्स हैं, 28 स्टेट्स आपको देखने को मिलते हैं। उस वक्त किंग के अंडर में 4 प्रोविंसेस थी, 4 मेन प्रांत थे बेटा। प्रोविंसेस मतलब प्रांत थे जहां से रूल करते थे। अभी आगे हम देखेंगे इस चीज को। और उसके बाद में बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल की गवर्नमेंट थी इनके पास में, जैसे आज है। और फिर विलेज लेवल पे सबसे जो सब यूनिट जो उनकी थी दैट इज विलेज या ग्राम कहते थे, या फिर जिसके हेड ग्रामिका होते थे, गोपा फाइनेंशियल कैपिटल, फाइनेंशियल अकाउंटेंट रहते थे। तो सबसे बिलो लेवल पे जाता है बेटा दैट इज विलेज। उसके ऊपर बेटा डिस्ट्रिक्ट लेवल की सरकारें थी और उसके ऊपर 4 प्रोविंसेस थे, 4 प्रांत उसके अंदर ही आते थे, और उसके ऊपर राजा। बिल्कुल देखो जैसे आज सिमिलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो यही था बेटा हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के सबसे बड़े सम्राट की काबिलियत थी कि उस वक्त में इतना अच्छा एफिशिएंट सिस्टम था, तभी बेटा कोई राज्य 150, तभी कोई साम्राज्य 150 साल तक टिक पाया या चल पाया। ओके बेटा, विल मूव फॉरवर्ड एंड विल लर्न कि और क्या-क्या चीजें हैं इसमें। यस, तो हियर इज द फर्स्ट बॉडी दैट इज द किंग एंड द सुप्रीम अथॉरिटी डिसाइड्स विद द किंग ओनली। तो जो बेटा अशोका थे उस टाइम के, तो वो सबसे अशोका या चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, ये जो बेटा मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन है ये स्टार्टिंग से एंड तक एज इट इज था। अशोका के टाइम पे ये और इफेक्टिव रहता है। तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे अशोका किंग थे तो ये सुप्रीम अथॉरिटी रखते थे, यानी कि ये हेड ऑफ स्टेट थे। जैसे बेटा प्रेजेंट से आज मिलाते चलेंगे तो आप समझ पाओगे ऐसे। जैसे आज हेड ऑफ स्टेट को हम प्रेसिडेंट कहते हैं और जो रियल हेड या रियल पावर डिसाइड करती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास करती है। ये चीजें हम सिविक्स में समझेंगे। इसी तरीके से उस वक्त जो हेड ऑफ स्टेट थे दैट वाज किंग, यानी राजा अकेले ही सब कुछ सारे फैसले लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है किंग हेल्ड एब्सोल्यूट पावर ओवर लॉ, यानी कानून के सारे फैसले वो करेंगे, सारी पॉलिसियां वो बनाएंगे, पूरा गवर्नेंस वो देखेंगे, असिस्टेंस करेंगे, इनको असिस्ट करेंगे बेटा मंत्री परिषद, या हम बोले अमात्यास। अमात्यास कहते थे बेटा उस वक्त के मिनिस्टर्स को जो कि असिस्ट करते थे किंग को इनके लॉ, पॉलिसी, गवर्नेंस में। लेकिन आखिरी फाइनल वर्डिक्ट बेटा कंप्लीटली डिसाइड विद द किंग। कमांडर इन चीफ वो करते थे फाइनल मिलिट्री डिसीजन जिनके पास आता था। साथ साथ में चीफ जज यानी कि जो किंग थे वो हेड ऑफ स्टेट भी थे, वो कमांडर इन चीफ, यानी कि जैसे आज कमांडर इन चीफ कहें या फिर कहें कि द सुप्रीम पावर, या हम कहेंगे जैसे कि प्रेजेंट डे में जो प्रेसिडेंट है ही इज द सुप्रीम कमांडर। यस, जैसे आज हम कहते हैं कि सुप्रीम कमांडर कौन है तो वो प्रेसिडेंट है। वैसे ही उस वक्त कमांडर इन चीफ आर्मी के जो कमांडर थे वो राजा थे। साथ साथ में चीफ जज, जैसे आज सुप्रीम कोर्ट सबसे ज्यादा पावर रखती है इन टर्म्स ऑफ डिसीजंस, जो लॉ के डिसीजंस होते हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स मिलती है हमको ग्राउंड लेवल पे, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर उसके ऊपर बेटा हाई कोर्ट्स आते हैं, देन सुप्रीम कोर्ट आते हैं। वी विल डिस्कस दीस थिंग्स इन जुडिशरी। तो सुप्रीम कोर्ट फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, लेकिन यहाँ पे जो चीफ जज थे वो भी राजा थे, मतलब तीनों ना, लेजिस्लेचर। कोई हॉरिजॉन्टल डिवीजन नहीं था, मतलब वर्टिकल डिवीजन तो था लेकिन हॉरिजॉन्टल डिवीजन कुछ नहीं था इनमें। तो सारे फैसले राजा के पास थे। राजा इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द लैंड। वही कहते हैं दिस इज actually laid down in the 16th century by the AC Dices principle, Lex Rex। आपने कभी शायद सुना होगा Lex Rex था, ये आज मॉडर्न डे में फॉलो होता है। Earlier it was Rex Lex। Rex Lex means the king is the law, मतलब जो कानून है वो राजा की जुबान है। So Rex Lex का बेटा मतलब होता है कि जो किंग है that is law, मतलब कि जो राजा की जुबान है वो ही कानून है। लेकिन आज क्या है, सारे राजाओं का राजा कौन है, लॉ है, कानून है, और ये मॉडर्न डे में फॉलो करते हैं, राइट। सारे लोग एक बराबर है कानूनी में। पैटर्नल मॉडल का अशोका फेमसली ट्रीटेड सब्जेक्ट एज हिज ओन चिल्ड्रन। यस, ये हमें बहुत जगह देखने मिलता है।
प्राकृत पाली भाषा में एक शब्द यूज होता है ना, तो दैट इज मनुष्य मम प्रजामा, यानी कि जो कोई जनता है वो मेरे बच्चे समान है, ऐसा ट्रीट करते हैं राजा अपने आप को, ताकि जैसे घर में बच्चे होते हैं, माँ बाप उनका ख्याल रखते हैं, सब कुछ उनको फैसिलिटी देते हैं, उनके वेलफेयर की बात करते हैं, उनकी सारी जरूरतें पूरी करते हैं, वैसे ही अशोका भी अपने आप को जनता के पिता के रूप में देखता था, पैटर्नल मॉडल की तरह देखते थे, और जनता उनके बच्चों की तरह थी, और इस तरीके से वेलफेयर करता था। एंड दैट वाज ऑल अबाउट द सुप्रीम किंग अथॉरिटी। ओके बेटा, नेक्स्ट मैंने बात की आपसे इस एडमिनिस्ट्रेशन को इतना इफेक्टिव बनाने के लिए मंत्री परिषद हुआ करता था। जैसे कि बेटा आज प्रेजेंट में आप देखो, इस देश में जितने भी फैसले लिए जाते हैं, कानून बनाए जाते हैं, दैट ऑल कम्स विद इन द पार्लियामेंट से आते हैं। इस चीज को मैंने बताया, डिटेल में हम सिविक्स में पढ़ेंगे। पार्लियामेंट के अंदर बेटा आपने देखा है कि एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। लोकसभा जो कि इलेक्टेड बॉडी है, उसके अंदर भी बेटा हम देखते हैं एक रूलिंग पार्टी होती है, और एक जो आती है दैट इज अपोजिशन पार्टी होती है। तो क्या रूलिंग पार्टी सारे फैसले लेती है? नो बेटा, रूलिंग पार्टी के अंदर भी बेटा, रूलिंग पार्टी के अंदर भी जितने मिनिस्टर्स होते हैं उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। यस, दिस इज व्हाट मंत्री परिषद। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं, यानी कि इस देश में जितने भी मंत्रालय हैं, उनके जितने भी मंत्री, उनका जो एक समूह है, उसे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। इनफैक्ट आज तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी शायद फैसले लेते हैं, आज कैबिनेट पूरा फैसला लेता है। कैबिनेट क्या है? प्राइम मिनिस्टर एंड कुछ जो क्लोज एलाइज है 10, 12, 15, वो सब मिलके ही क्या करते हैं, लार्जली फैसले लेते हैं। तो फैसले ना ही जनता ले रही है और ना ही ये बैठे पार्लियामेंट में सारे नेता। अपोजिशन का रोल है वो भी कटिंग हो चुका है इस पर। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रेजेंट मंत्री परिषद। तो इसी तरीके का एक क्लोज बॉडी थी राजा के आसपास, जिसमें मंत्री हुआ करते थे, जो कि एक तरह से ट्रस्टेड एडवाइजर्स थे, जो सलाहकार थे, जो राजा को असिस्ट करते थे। यानी कि जो राजा है वो सारे फैसले लेगा, लेकिन मंत्री परिषद उसको असिस्ट करेंगे। अब इस मंत्री परिषद में कौन कौन आता है? तो मेंबर्स वर चूजन फ्रॉम द विजडम एंड लॉयल्टी, जो वफादार हैं, समझदार हैं, है ना, बर्थ के हिसाब से नहीं। प्राइम मिनिस्टर मंत्री कहते थे, आज देखो बेटा मंत्री कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जितने भी मंत्री परिषद था उसका भी हेड होता था प्राइम मिनिस्टर। सब तो आज भी हाँ बेटा, लेकिन आज वही राजा है एक तरह से, लेकिन उस वक्त राजा के नीचे ये मंत्री परिषद काम करता था। और हाईएस्ट पीस पुरोहित होता था। यस बेटा, ये चीज देखने मिलती है। कोई यज्ञ करवाना है, कोई रिचुअल है, कोई ट्रेडिशन है ना, युद्ध करने जाना है ना, तो बता देंगे पुरोहित पंडित जी लोग देख के कि हाँ भाई अभी मत जाओ, है ना, कहीं मारे जाओगे तो फिर ऐसा कुछ। तो ये सब चीजें देखने मिलती हैं। एक्टेड एज अ पर्टिकुलर चेक एंड रॉयल पावर, एडवाइस ऑन फाइनेंसेस, जस्टिस एंड फॉरेन पॉलिसी। यस, तो फाइनेंस की बातें हो, न्याय की बातें हो, फॉरेन पॉलिसी की बातें हो, सब पे असिस्टेंस देने के लिए पूरा मंत्री परिषद उस वक्त भी होता था। तो आई गेस बेटा यहाँ सब कुछ क्लियर है। इन मिनिस्टर्स को हम अमात्यास कहते थे और डिफरेंट टाइप के होते थे। ओके, जैसा मैंने बताया कि जो वर्टिकल पावर डिवीजन उसको राजा है, राजा के असिस्टेंस के लिए मंत्री परिषद है, और राजा के अंडर में 4 प्रोविंसेस हैं जो कि मेन है, मैंने आपको मैप में दिखाया था। और वो चारों प्रोविंसेस को बेटा रॉयल प्रिंसेस ही रूल करते थे, जिनको हम कुमारास कहते थे। कुमारास कहते थे, जो कि हर एक प्रोविंस को रूल करते थे। जो प्रोविंसेस है बेटा यहाँ पर देखो मेंशन है। तक्षशिला थी, ये सबसे नॉर्थ वेस्ट में थी। उज्जैन जो कि प्रेजेंट डे जैसे जहां से डेक्कन प्लेट्यू स्टार्ट था मध्य प्रदेश के, आप जानते हो महाकालेश्वर है, तो ये नॉर्थ वेस्ट में है। ये सेंट्रल इंडिया यानी सेंट्रल प्रोविंस थी इनकी। स्वर्ण नगरी सबसे सदर्न मोस्ट थी बेटा, प्रेजेंट डे कर्नाटका में है। कौसली जो बेटा है वो ईस्टर्न साइड में पड़ता है, दैट इज द उड़ीसा कोस्ट। ये यहाँ से ट्रेड वगैरह होता था शिप्स वगैरह के थ्रू। नेवी इनके पास पूरी इंटैक्ट नेवी भी थी। आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि क्या अशोकन टाइम के टाइम पे कोई नेवी थी एडवांस? यस, एट दैट टाइम देयर वर इंस्टेंसेस व्हिच वी गेट कि भाई नेवी भी थी इनके पास में। तो ये 4 प्रांत थे बेटा। ये प्रांत आप समझ पा रहे हैं? जैसे पूरे देश में आज 28 राज्य, हमने बेटा राज्य क्यों बना रखे हैं? आप सोचिए, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बेहतर कामकाज के लिए, जो जनता है उसका कल्याण हो, वेलफेयर हो, उसके लिए एक ही सरकार होती पूरे देश में, तो क्या अच्छे से गवर्नेंस होता? नहीं। ये बिल्कुल आप ऐसे समझिए बेटा जैसे कि स्कूल्स होते हैं, इसमें सारे बच्चे आते हैं, हम कहते हैं कि सारे बच्चे आ गए, आप कहीं भी बैठ जाइए, और फिर कोई भी टीचर कहीं भी जाके पढ़ा रहा है, तो क्या मैनेज हो पाएगा? नहीं। हमने क्लासेस बना रखे हैं, ग्रुप्स बना रखे हैं। तो ऐसे यहाँ पर ये क्या है, हमने पूरी जनता जो है उसको राज्यों में बांट रखा है, और हर राज्य के लिए अलग अलग गवर्नमेंट है। तो आज इस देश की एक सरकार है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को चलाती है, लेकिन भी 28 सरकारें और हैं 28 राज्यों में, जो कि उनके हेड चीफ मिनिस्टर होते हैं। तो ये जो सरकारें चलती हैं, ये उनके अंडर में, मतलब उनके पावर डिस्ट्रीब्यूशन है। हम पढ़ेंगे सिविक्स में शेड्यूल 7 की तब बात करेंगे व्हाट आई एम टॉकिंग प्रेजेंटली। तो मेरा मतलब क्या है कि जैसे आज राज्य हैं 28, वैसे ही उस वक्त 4 बेटा प्रांत थे। जैसे कि आज प्रेजेंट पाकिस्तान देखिए,
पाकिस्तान में बेटा 5 प्रांत पड़ते हैं, 5 प्रांत हैं, जैसे कि एक बलूचिस्तान पड़ता है और एक पंजाब है उनके पास में, एक सिंध है और एक नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, NWFP बोलते हैं, और एक बेटा जिसे वो लोग आजाद कश्मीर कहते हैं और मुजफ्फराबाद कैपिटल है, बट हम लोग इसे POK कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। तो सर अपना बना के बैठे हैं, क्या कह रहे हैं, तो 5 उनके प्रोविंसेस हैं। वैसे ही उस वक्त पे 4 प्रोविंसेस थे, तो और एक सेंट्रल कैपिटल थी, जैसे आज बेटा पे हो गए। हालांकि हम बोलते हैं कि हमारे पास 8 UTs और स्टेट 28 है बेटा, लेकिन एक बताना चाहूंगा आपको, जब आप थोड़ा सा और एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे कि जो ये 8 UTs में से बेटा जो दिल्ली है ना, दिल्ली इज नीदर अ UT नॉर अ स्टेट, मतलब ये बीच की कुछ बात है, अलग ही लगा रखा है, खिचड़ी पका रखी है। आप जब डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा आपको कि दिस इज NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया है, बिल्कुल जैसे यहाँ पर सेंट्रल कैपिटल थी पाटलिपुत्र यानी इंपीरियल पावर। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसे हम किसी दिन और अच्छे से किसी लेक्चर में कवर करेंगे कि व्हाट इज दिल्ली एक्चुअली इज ऑल अबाउट। दिल्ली बेटा आप समझ लीजिए थोड़ा सा टाइम बीइंग के लिए कि NCT है, मतलब ना ही राज्य का दर्जा है इसको, ना ही UT से, क्योंकि UT होता है प्रॉपर, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर क्यों है, वहां पर गवर्नर होने चाहिए थे। सरकार तो होती है लेकिन वो जनता की देख रेख के लिए, लेकिन उनकी पावर अलग तरीके से बटी हुई है, UT की तरीके से नहीं बटी हुई। ठीक है बेटा, आई होप यू विल अंडरस्टैंड, अदरवाइज वी विल डिस्कस इन फर्दर क्लासेस। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर भी आपको हर प्रांत के अंदर डिस्ट्रिक्ट्स मिलते हैं, प्रोविंसेस सब डिवाइडेड इनटू लोकल डिस्ट्रिक्ट्स, और उसके अंदर बेटा विलेजेस होते हैं, ग्राम आते हैं, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि पूरे कामकाज को करने के लिए सबसे नीचे गांव, उससे ऊपर डिस्ट्रिक्ट, उससे ऊपर प्रोविंसेस, उससे ऊपर सेंट्रल कैपिटल यानी कि किंग का रूल हो गया। तो ये इनका बेटा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का उस वक्त का, आप देखिए कितना एडवांस है, जो अंग्रेज कहते हैं कि हमने सिखाया, ऐसा नहीं बेटा, हमारे देश में थे। यहाँ पर बेटा एक बात मेंशन थी, कुमारास वर द रॉयल प्रिंसेस, जो कि इनको प्रोविंसेस को लीड किया करते थे उस टाइम पे, रॉयल फैमिली के लोग थे। ओके, आज हम बात करते हैं हम कि विलेज लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता था। तो जो सबसे ग्रास रूट लेवल पे एम्पायर था, वहां पर 2 बेटा इंपॉर्टेंट नाम है, एक ग्रामिकास, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रामिका, जो कि विलेज का हेडमैन था, यानी पूरे गांव का एक मुखिया होता था। जैसे कि आज आपको सरपंच, ठीक है, प्रधान, ग्राम प्रमुख, ये सब जो शब्द मिलते हैं अलग अलग राज्यों में अलग यूज करते हैं। ये हम पढ़ेंगे सिविक्स में, जब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पढ़ेंगे, कि जैसे आज आप देखेंगे तो जिला परिषद होता है बेटा, जिला परिषद के अंदर पंचायत समिति आती है, उसके अंदर ग्राम पंचायत आती है, ग्राम पंचायत में भी असिस्ट करती है बॉडी ग्राम सभा, और एक बॉडी और होती है ग्राम न्यायालय की। तो बेटा ऐसे ग्राम पंचायत है मेन बॉडी, इसके जो मुखिया होते हैं, जैसे आज प्रेजेंट है उत्तर प्रदेश में आते हैं तो प्रधान जिसे बोलते हैं, प्रधान होते हैं, तो प्रधान करते हैं। वैसे ही उस वक्त पे बेटा आप देखिए कितना अच्छा स्ट्रक्चर था कि गांव का एक एडमिन ग्रामिका था, जो कि सारे काम करता था ना, लोकल जितने भी अफेयर्स में जो भी बातें होती थी वो करते थे। गोपा कौन था? यस बेटा, गोपा एक ऐसा व्यक्ति था जो सेंसस का, कितने गांव में लोग रहते हैं, कितने जीवित हैं, कितने नए हैं, डेथ हो गई, सर समझना लग रहा है कुछ ऐसा। हाँ बेटा, पटवारी कैसे आप जानते हैं, तहसीलदार समझते हैं, गाँव में बेटा तहसीलदार होते हैं जिनके अंडर पटवारी आते हैं ना, और पटवारी पूरे गांव का लेखा जोखा और ब्यौरा रखते हैं ना, किस जमीन पे कितना क्या हो रहा है, कितने परिवार में लोग, हर चीज। वैसे ही बेटा काम था गोपा, a state appointed officer who maintained land records, yes, जमीन का भैया हिस्सा जो है विवाद वो हमेशा से रहा है, और सेंसस डेटा यानी कि जनगणना, जनता कितनी कैसे कहाँ है, तो ये सब डेटा हमें एफिशिएंसी देखने मिलती है उस टाइम के एडमिनिस्ट्रेशन में भी। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल क्लियर आई गेस। ओके, विल मूव टू नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द स्पाई सिस्टम। सबसे बड़ा खतरनाक चीज काफी फैसिनेटिंग है बेटा। जैसे आज हमारे देश को इंटरनल तरीके से और एक्सटर्नल तरीके से सेफ रखने के लिए रॉ एंड आईबी एजेंसीज काम करती हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो एंड रिसर्च एनालिसिस विंग। वैसे ही चाणक्य का बनाया हुआ जो एस्पेनाज सिस्टम है, दैट वाज द स्पाई नेटवर्क सिस्टम दैट एक्चुअली मेंटेन्ड दिस गवर्नमेंट, this empire to rule such a long time, such a long period, over a period of time, and that was because कि भाई इतना अच्छा इनके पास में स्पाई सिस्टम था। इनके 2 तरह के स्पाई होते थे, एक स्थानीय जो कि स्थानिकास थे, जो एक जगह रुक के कहीं ना कहीं बातें खुफिया बातें करके राजा तक पहुंचाते थे, और साथ साथ में कुछ जो मूव करते थे, ठीक है, तो स्थानिकास होते थे और कुछ लोग मूवमेंट करते थे। जैसे क्या हुआ, स्टेशनरी स्पाइस थे एम्बेडेड इन सिटीज, तो जो उनके गुप्तचर थे वो शहरों में, मार्केट में, ना गवर्नमेंट ऑफिसेस के जो ऑफिशियल्स हैं उनके मॉनिटर करने के लिए रखे थे। तो जैसे हर एक जगह होता है, जैसे आप स्कूल्स में पढ़ते होंगे ना, तो स्कूल्स में जैसे टीचर्स होते हैं, उनके कुछ क्लास में खुफिया बच्चे होते हैं ना जो जानकारी देते रहते हैं। अगर आप किसी ऑफिस में काम करते हैं तो वहां पर भी होंगे ना 2-4 गुप्तचर जो जाके बता देते बातें, तो उससे क्या एफिशिएंसी बनी रहती है आपके सिस्टम में, आपके गवर्नेंस में।
नेक्स्ट कुछ ट्रैवलिंग स्पाइस होते हैं, जैसे कि गैदरिंग इंटेलिजेंस, अनरेस्ट, कोई मतलब कहीं पर कूप करने की कोशिश कर रहा है, कहीं पर कोई भड़काने की कोशिश कर रहा है, तो करप्शन की बात करते हैं, इंटेलिजेंस बात करते हैं ना, तो इस चीजों के लिए ये सब चीजें थी। जैसे आज ये काम बेटा मीडिया कर देती है, कहीं नहीं आज सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट को मिल जाती है ना, कहाँ से, मीडिया के थ्रू मिल जाती है। सीक्रेट रिपोर्टिंग होती थी, रिपोर्टर्स वर डायरेक्टली टू द किंग बाईपासिंग ऑल लेवल्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी, यस सीधा कुछ पिक्चर रिपोर्ट कर देता है। ऐसे आजकल आप देखते हैं, तो धुरंधर मूवी देखी आप लोगों ने, कितनी बढ़िया मूवी थी। तो इस तरह के खतरनाक बेटा स्पाइस वगैरह थे उस टाइम पे। हाँ, वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, यस महिलाओं और बच्चों को सारा समाता स्पाई में। सो अब देखो तो बिल्कुल ऐसे ही सो मूवी वाली फीलिंग आ रही है, तो वैसे ही कुछ है। नेक्स्ट ओके, सो रेवेन्यू एंड टैक्सेशन सिस्टम था। अब कोई भी साम्राज्य है, कितने लाख चाहे आप ऑफिसर सब लोग कुछ भी कर लो, कोई एम्पायर इतने लंबे समय तक टिक सकता है जब वो बहुत अच्छे से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करे। या बात करें किसी घर की, अगर आपकी पर्सनल फाइनेंसेस की भी बात करें, मैं कभी आपसे फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करूंगा आपसे, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली प्रेजेंट इन सिनेरियो जो है। बट आप समझिए कि अगर आप अपने टैक्स अच्छे से कलेक्ट कर पा रहे हो जनता से, जैसे चाणक्य कहते थे कि ये टैक्स देने का तरीका ना, वो सरकार का एक ऐसा तरीका होना चाहिए कि जनता को पता ना चले। जैसे आज पता लगता है ना कि टैक्स बहुत ज्यादा हो गया कहीं किसी चीज पे, बट एक टाइम था अशोक जो मानना था चाणक्य का कि जैसे सूरज होता है, सूरज इंसानों से कैसे पता नहीं चलता, मुझे बाहर जाते हैं घूमते पसीना, एनर्जी सो करता है, वो गुलगंडी वाला ऐड देखा आपने, वैसे ही कहते हैं कि जो चाणक्य कहते थे कि हम सरकार को टैक्स ऐसे लेना चाहिए जनता से कि जनता को महसूस ना हो चीज, उनको रियलाइज नहीं होना चाहिए, तो मतलब अलग अलग तरीके से, और ये एफिशिएंट रहता है। ऑफी आप उससे वेलफेयर करिए जनता को अपना बच्चा मानिए, जैसे अशोका करते थे। तो वैसे ही बेटा रेवेन्यू और टैक्सेशन सिस्टम उस वक्त था साम्राज्य के पास में, जैसे कि लैंड टैक्स, ट्रेड टैक्स, ना दुनिया भर के टैक्स, तो आती है स्टेट एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइन्स एंड फीस। अब ये क्या होते हैं, जैसे लैंड टैक्स है, आप जमीन पे खेती बाड़ी कर रहे हो तो आपको 1/4 या 1/6 हिस्सा आपको क्रॉप प्रोडक्शन में देना पड़ेगा ना, 1/4 या 1/6 फायदा फार्मर। ट्रेड क्या है, आप व्यापार कर रहे हैं, कोई सरप्लस प्रोडक्शन हो गया, कुछ बनाते हैं आप, उसको बाहर बेच के आ रहे हैं, किसी और प्रांत में जा रहे हैं, तो आपको फिर उसके लिए पैसे देना पड़ेगा। सही है, तो वही जीएसटी ऐसा कुछ लग रहा है। हाँ बेटा, तो फाइनेंस मिनिस्टर बात करते हैं। एंड नेक्स्ट द स्टेट एंटरप्राइजेस, मतलब माइंस, फॉरेस्ट, वर्कशॉप या कुछ भी ऐसा आप ओन करते हो और आप उसको थ्रू बेच रहे हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। एंड फाइन्स एंड फीस, कोर्ट पेनल्टीज, लाइसेंसिंग चार्जेस, ये सब जैसे कोर्ट फाइन आते हैं। यस, समरदास कहते हैं ऐसे लोगों को जो पैसा कलेक्ट करते थे, वाज द चीफ रेवेन्यू कलेक्टर। सर ये भी थे क्या? हाँ बेटा, इनकम टैक्स ऑफिसर होते हैं आज, वैसे चीफ रेवेन्यू कलेक्टर्स थे समरदास। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ऑफिशियल इन द एम्पायर, रिस्पांसिबल फॉर ओवरसीइंग, ऑब्वियसली बात है, पैसा निकालना है राज्य के लिए, सरकार के लिए, तो भाई वो सबसे इंपॉर्टेंट ऑफिसर थे। टैक्स रेवेन्यू वाज नॉट मेयरली एक्सेप्टेड, इट वाज रीइन्वेस्टेड, रोड, इरिगेशन, डैम, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये कि भाई जनता से भर के पैसा लो, कोई दिक्कत नहीं है, जितना पैसा लेना है, तो जो अमीर है उनसे लेते रहिए, बट उसको रीइन्वेस्ट करना है। इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, इंडिया इज अ वेलफेयर स्टेट, इसका मतलब इस भारत देश की सरकारें हमेशा इस जनता के कल्याण की बात करेंगी। जो टैक्स कलेक्शन है वो आपकी जेबें भरने के लिए नहीं है, वो जनता में रीइन्वेस्ट करने के लिए है और जनता का कल्याण करने के लिए है। ओके बेटा, सो रेस्ट हाउसेस, हॉस्पिटल्स एंड पब्लिक बेनिफिट जैसी चीजों में रीइन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे आज सरकारें करती भी हैं, है ना। ओके, सो लास्ट में बात करते हैं, इतने बड़े साम्राज्य की रक्षा करनी है, आपको मिलिट्री चाहिए। जैसे आज के टाइम पर आप देखते हैं कि दो सिस्टम है, अंग्रेजों ने एक सिस्टम खराब कर दिया, पुलिसिंग सिस्टम है, जैसे मतलब पुलिस होनी चाहिए बेटा, जरूरी है, लेकिन जब सोचेगा क्यों होनी चाहिए, मतलब किस लिए, कोई जनता को अच्छे से रखना है, जनता ठीक नहीं है तो ना पीट पीट के उसको मजबूत रखना है। जैसे आर्मी की इंपॉर्टेंस है बेटा, आर्मी और पुलिस में फर्क समझ पा रहे हैं? आर्मी देश के बाहर की रक्षा करने के लिए है, बाहर से कोई आक्रमण हो, और देश के अंदर कोई दिक्कत है तो पैरामिलिट्री फोर्सेस या फिर आपका पुलिसिंग सिस्टम मिलता है, और ये ब्रिटिशर्स ने दिया। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ एक आर्मी है, वही आर्मी सारे काम करते हैं, इनफैक्ट आज भी कर रही है। देखा आपने लीग के पेपर में कैसे एयरफोर्स ने कितना असिस्टेंस किया, बट ये इन सब कामों के लिए नहीं है बेटा, हालांकि चलो डिस्क्रिप्ट हो गए हैं, विल डिस्कस फर्दर। सो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था उस वक्त बेटा, इन्फेंट्री सोल्जर भी थे, कैवलरी और चैरियट के लिए भी था। बेसिकली होता क्या था, ये डिवीजन पूरे 30 मेंबर्स का होता था, और ये 6 बोर्ड ऑफ एडमिरल्टी मतलब बोर्ड्स में डिवाइडेड था, मतलब पूरा मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन है वो 30 ऑफिशियल्स के पास होता था, जिसमें से 6 मेंबर के 5 मेंबर के 6 ग्रुप हो करते, जैसे कि इन्फेंट्री सोल्जर का, एक कैवलरी का, चैरियट का, एक वॉर एलिफेंट का, एक नेवी डिपार्टमेंट के। तो इस तरीके से ये आपके पास में आपको मिल जाएगा। इन्फेंट्री आप समझते हैं पैदल सैनिक जिन्हें बोलते हैं, कैवलरी और चैरियट जैसे घुड़सवार वगैरह हुआ करते थे,
रथ वगैरह मेंटेन करते थे, इनका एक अलग डिपार्टमेंट था। बेटा रथ क्या मतलब, जैसे आप समझ लो आज आपके टैंक्स वगैरह हैं, अब टैंक्स आ गए, जैसे आज ये आर्मर्ड रेजिमेंट होती है आर्मी में, इन्फेंट्री सोल्जर्स आपको आज भी मिलते हैं, लेकिन आर्मर्ड रेजिमेंट मिलती है, आर्मर्ड नहीं थे उस वक्त, वॉर एलिफेंट्स थे बेटा, वॉर एलिफेंट्स ये रखा, ये रहे बेटा टैंक्स आपके, चैरियट भी उसी में देंगे। कैवलरी मतलब जो घुड़सवार है, तो आज घुड़सवार है कोई, आप पता लगाइए कोई ऐसी रेजिमेंट है आर्मी में जहाँ पर आज भी हॉर्सेस हैं, कहीं युद्ध में जा रहे हैं क्या? नहीं बेटा, रॉयल फोर्सेस हैं बेसिकली, जो प्रेसिडेंट हाउस में आप देखते हैं, प्रेसिडेंट पैलेस में रॉयल जो गार्ड्स होते हैं वो केवल हॉर्सेस होते हैं, बाकी आज के जो होते हैं वहाँ से युद्ध हुआ तो घोड़े लेके आना होगा, तो वॉर एलिफेंट्स होते थे। और नेवी यस अ डेडिकेटेड बोर्ड मैनेज रिवर्स एंड कोस्टल वाटर ट्रांसपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट देखो लिखा हुआ है, द मिलिट्री वाज ओवरसीन बाय 6 बोर्ड्स, टोटल 6 बोर्ड्स थे और 30 ऑफिशियल्स थे, 5 डिवाइडेड थे, हाईली ऑर्गेनाइज्ड कमांड स्ट्रक्चर थी, बिल्कुल बेटा जैसे आज है। आज आप देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आपके जो सीडीएस आते हैं ना, चीफ डिफेंस स्टाफ आते हैं, फिर उसके नीचे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है, कमांड्स हैं, इनमें हायरार्कीज हैं, प्रॉपर जैसे सेटअप आज मिलिट्री का है वैसे ही डिसिप्लिन और बढ़िया आर्मी थी इस टाइम में भी, तभी इतना लंबे समय तक। यस, नाउ विल टॉक अबाउट द लेगेसी। यस बेटा, सो बेटा लेगेसी की क्या बात करें कि इतना बड़ा साम्राज्य जो भारत देश का इतना पहला साम्राज्य था, बस मैं आपसे बात करूंगा जैसे कि आप नेशनल एम्बलम के बारे में जानते हैं बेटा, एंड विल टॉक अबाउट द फ्लैग। यस, हालांकि बेटा फ्लैग की पूरी हिस्ट्री में आपसे मॉडर्न हिस्ट्री में बताऊंगा आपको, जब हम लोग 1929 की बात करेंगे एंड विल डिस्कस अबाउट द फ्लैग एंड कलर्स। बट बात करते बेटा इस चक्र की जो हमें फ्लैग में देखने को मिलता है, एंड दिस इज नथिंग नन अदर देन द अशोकन चक्र, जो कि बेटा धम्म चक्र था। आज हालांकि ये हमारे इंडिया के प्रोग्रेस का सिंबल है, प्रतीक है कि भारत एक कंटिन्यूअस तरीके से ग्रो कर रहा है और एक्सपेंड कर रहा है, बट दैट वाज द धम्म चक्र जो हमने यूज किया है। बेटा बात करते हैं नेशनल एम्बलम की, जो आप देख सकते हैं बेटा, आपने जरूर देखा होगा, इसमें चारों दिशाओं की तरफ ये शेर दिख रहा है आपको। तो बेटा ये नेशनल एम्बलम जो है बेसिकली जहां जहां पर भी जैसे पिलर्स इंस्क्रिप्शंस होते थे, जहां पर रॉक एडिक्ट्स लगाए, रॉयल एडिक्ट्स लगाए जाते थे, उनके ऊपर बेटा ये इस तरीके से हमको चीजें देखने को मिलती हैं, जहां पर ये अशोका का सिंबल था, मतलब अशोका के राज्य का प्रतीक था। ये हमें अफगानिस्तान तक देखने को मिलता है। हमें कैसे पता लगता है कि तक्षशिला तक जो साम्राज्य था वो था? तो बेटा ये अशोका अपने हर एक पिलर के ऊपर बनवाया करते थे, और जिसमें चारों तरफ शेर दिखाते हैं कि उनकी जो धम्म, अशोका का धम्म पिलर के ऊपर था, तो उनकी जो धम्म के जो चीजें हैं वो फैला रहे हैं चारों तरफ। साथ साथ में बेटा इसमें आपको ये एबेकस दिखता है, एबेकस में आपको ये अशोकन चक्र दिखता है, एक तरफ बुल दिखता है जो कि वेल्थ का प्रतीक है, एक तरफ हॉर्स दिखता है, और एलिफेंट दिखते हैं जो कि पावर दिखाते हैं, एंड हॉर्स जो कि प्रोग्रेस दिखाता है, ये दिखता है। साथ साथ में लोटस आपको विजिबल होता है। सो दिस इज व्हाट द नोन एज नेशनल एम्बलम टुडे, इट इज द अशोकन पिलर एट सारनाथ। सो दिस इज द अशोकन पिलर या फिर लॉयन ऑफ द सारनाथ, दिस इज अशोकन पिलर ऑफ सारनाथ। तो बेटा सारनाथ में आज भी अगर आप कभी जाएंगे, बनारस के पास पड़ता है, वहां पर अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली टूटे हुए हैं, तो 2-3 पीसेस में, और ये ऐसे रखे हुए हैं उसके अंदर कांच के केस के अंदर। सो मॉरियंस की लेगेसी बेटा ये है कि 150 साल का जो ये साम्राज्य था, ये एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारे आज भी प्रेजेंट टाइम को भी काफी फैसिलिटेट किया है, एंड दिस इज द लेगेसी ऑफ दिस टाइम पीरियड, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड बेटा। एंड इस लेक्चर को हम ये खत्म करते हैं, और कल हम बेटा फिर से मिलेंगे एक नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।